नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेज एग्ज़ाम 2018 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें मैथ्स का पार्ट है और ये पेपर फर्स्ट जो कि प्राइमरी लेवल होता है उसका पार्ट है। तो हम इस यहाँ पर देखेंगे इसमें कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये सीटेट 2018 के अंदर इसमें पूछे गए थे। यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे पर उसने समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में उसके द्वारा लिया गया समय है। तो देखिए यहाँ पर हमें इसका समय इसमें पता करना है कि कितना समय उसने यात्रा के दौरान लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो समय दिया है उसे हमें देखना है। तो ये जो समय दिया है ये 18:40, मतलब कि सायंकाल 6:40 का ये समय है। तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं 6:40 पर अपनी यात्रा प्रारंभ की और 22:20 पर उसने अपनी यात्रा को समाप्त किया। तो 22:20 मतलब कि ये हो जाते हैं 10:20। तो अब चाहे तो हम डायरेक्टली भी इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं और यदि हम दूसरे तरीके से भी हल करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए तो 6:40 का मतलब है कि 20 मिनट अभी हम इसमें और जोड़ देते हैं। तो 20 मिनट जोड़ देते हैं इसके अंदर, तो ये 7 बज जाएंगे और 7 से 3 घंटे 10 बजे तक यहाँ हो जाएंगे और 20 मिनट ये हैं। तो 20 मिनट ये और 20 मिनट ये और 3 घंटे दोनों के बीच में हो रहे हैं। तो 3 घंटे 40 मिनट इसमें निकल के आ रहा है। अब देखिए हम इसको दूसरे तरीके से हल करते हैं। जो हमने यहाँ पर देखा था कि 10:20 पर उसने अपनी यात्रा को समाप्त किया। यात्रा उसने शुरू की थी 6:40 से, तो हम इससे भी इसको घटा सकते हैं। इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 घंटे हैं और इधर मिनट हैं। अब मिनट यहाँ ऊपर छोटा है तो हम 1 घंटे मतलब 60 मिनट निकाल करके इसमें जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल 80 मिनट हो जाएंगे और यहाँ पर घंटे जो रहेंगे वो 9 हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम 80 में से 40 को मिनट को घटाएंगे तो कुल हमारे पास में 40 मिनट बच जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ घंटे हमने एक निकाल कर इधर जोड़ दिया है, तो यहाँ पर 9 घंटे शेष रहे हैं। तो 9 में से हम 6 घटाएंगे तो 3 घंटे 40 मिनट। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जाएगा 3 घंटे 40 मिनट, जो कि ऑप्शन सेकेंड के अंदर ये दिया है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है, 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो देखिए हमें 200 और 300 ml के बर्तनों का उपयोग करना है और 2000 ml की एक बाल्टी को हमें भरना है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 3 संयोजन दिए हैं वो सही हैं, एक गलत है। तो हमें उस गलत को यहाँ पर देखना है, बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 6 और 3। तो देखिए हम 200 ml के यदि 6 बर्तन भरते हैं, यानी 6 बार भरते हैं, तो ये 1200 ml हो जाएगा। तो 1200 तो ये हो चुका है। और 300 ml के 3 बर्तन भरेंगे, 3 बार भरेंगे तो 900 ये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 1200 और 900 ये टोटल 2100 ml हो जाएगा, जबकि हमें बाल्टी कितनी भरना है 2000 ml की। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है यही इसमें सही नहीं है, मतलब कहने का ये संयोजन ठीक नहीं है। अब चलिए हम थोड़ा सा दूसरे को चेक कर लेते हैं। तो दूसरे को चेक करते हैं, जैसे कि 200 ml का एक बर्तन भरते हैं हम और 600 के 3 भरते हैं, 300 ml के 6 बर्तन भरते हैं। तो 6 3 1800 ml ये हो जाते हैं और 200 ये, तो 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 4 को देखते हैं, तो 4 बार इसको भरते हैं ऐसे बर्तन को और 4 बार इसको भरते हैं तो 1200 और 800 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 बार इसको भर लेते हैं और 7 बार इसको भर लेते हैं। तो तीनों संयोजन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं और ये जो है पहला वाला ये इसमें सही नहीं है। तो चूंकि हमें सही नहीं को पहचानना है तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 7.1 × 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो अब यहाँ पर देखना हमें कि हमें अनुमानित देखना है कि कौन सा अनुमान सबसे बेहतर इसमें माना जा सकता है। तो देखिए दशमलव के अंदर ये मान दिए हैं और दशमलव के अंदर मान दिए हैं, तो हमें राउंड ऑफ करना होता है। बिल्कुल जैसे 7.1 है तो इसको हम मान लेंगे 7, केवल 7 मान लेंगे।
क्योंकि 50 से ऊपर हो पॉइंट के अंदर तो हमें उसको 1 मान करके आगे बढ़ा देना अंक को, और यदि 50 से नीचे है पॉइंट के बाद अंक तो फिर हमें उसको डाउन करके 1 घटा देना है, उसमें से कमी कर देना है, उसको हटा देना, अवॉइड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 7.1 है तो हम इसको 7 मान लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है 3.85, तो हम इसको क्या करेंगे 85 वाले को 1 अंक मान लेंगे और 1 अंक जो है वो 3 के अंदर जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर के 3 को हम मान लेंगे 4। तो यहाँ पर हमने 7 राउंड ऑफ कर लिया, यहाँ पर 4 कर लिया, और यहाँ पर 9.09 है तो इसको केवल हम 9 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा विकल्प दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है, यहाँ पर थर्ड वाला, तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7 गुणे 4/9। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, तो देखिए यहाँ पर एक ग्रिड दिख रहा है, ये बीच में डार्क लाइन के अंदर, तो इसमें हमें देखना भी था कि इसमें एक जो छोटा सा वर्ग है ये 4 वर्ग इकाई का है, तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या है। तो देखिए एक वर्ग जो है ये छोटा सा, तो ये एक छोटा सा वर्ग जो है, इसकी भुजा, इसका क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग इकाई है, 4 वर्ग इकाई। अब यहाँ पर हम वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल हमें दिया है 4 छोटे वर्ग का, तो ये हमने लिख दिया 4 भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर जो है तो हम इस पर रूट कर देते हैं। अब यहाँ पर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी एक भुजा कितने की निकली, 2 वर्ग इकाई की। अब एक की भुजा 2 वर्ग इकाई की है, तो देखिए हम यहाँ इस आयत को थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब इसके भीतर 4 वर्ग बने हुए हैं, ये तो ये भुजा 2 की, ये भुजा 2 की, ये भुजा भी 2 की होगी, ये भी 2 की, ये भी 2, ये भी 2, तो टोटल यहाँ देखते हैं तो इस प्रकार से जो आयत है हमारा, तो इस आयत की जो लंबाई है वो हो गई 8 वर्ग इकाई और इसकी चौड़ाई हो गई 2 वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें 2 वर्ग हैं और इधर लंबाई के हिसाब से इसमें 4 वर्ग आ रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या पूछा है, ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है ये यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत के परिमाप का सूत्र हो गया। तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 2, ये और ये सॉरी चौड़ाई जो हमारी है 4 है, क्योंकि 2 यहाँ से यहाँ तक है और 2 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हो जाएगी 4। तो 8 और 4 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, और 12 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 24। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन 4 तो जो है 24 वर्ग इकाई, ये इसका उत्तर हो गया। चलिए आगे अगला प्रश्न हमारा है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चे के द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। तो देखिए बच्चे ने 5 विषय में जो थे उसके उसमें सभी में उसने 75 अंक प्राप्त किए, तो उस स्थिति में उसकी जो माध्यिका रहेगी वो भी 75 ही रहेगी, क्योंकि सभी में उसके अंक जो हैं वो समान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक ठोस दिया है, तो दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़ करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, इन्हें हमें देख करके बताना है कि किसको मोड़ करके ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए ऑप्शन 3 जो रहेगा, इसे मोड़ करके ये बनाया जा सकता है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है हमारा, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, तो देखिए ये लाल भाग दिख रहा है और ये 40 है, तो सफ़ेद भाग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ हमें देखना है कि जो लाल भाग है ये 50% है, मतलब कि जो हमारा पूरा एक वृत्त बन रहा है तो उस वृत्त में से आधा हिस्सा लाल भाग है और लाल भाग 40 है, तो फिर पूरा जो वृत्त है वो कितने का हुआ, तो ये हो जाता है पूरा 80 का, क्योंकि आधा 40 हुआ तो पूरा वृत्त
80 का होगा, क्योंकि 1/2 में लाल भाग है। अब हमें इस 80 का 1/2 निकालते हैं, तो देखिए 1/2 निकालते हैं तो ये हमें 40 मिल जाता है, जो कि लाल भाग है। अब हमें इसी प्रकार से इस 80 का यहाँ पर 1/, सफ़ेद भाग पूछा है तो सफ़ेद भाग कितना है, 1/8। तो 1/8 हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसमें ये दिया है कि 10 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है अगला प्रश्न। निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए और निम्न में से कौन सा दिए गए ठोस की ऊपरी सतह का दृश्य है। तो यहाँ देखते हैं तो जो सतह है उसे हमें ऊपर से देखना है। तो जब हम ऊपर से देखेंगे, अभी हम इसको सामने से देख रहे हैं तो इनमें कुछ ऊपर नीचे की स्थिति यहाँ पर दिख रही है, परंतु जब हम उसको फ्रंट बिल्कुल टॉप से ऊपर से देखेंगे तो उस स्थिति में ये बिल्कुल ऑप्शन सेकंड की तरह दिखेगा ये। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर 2 कथन दिए हैं। पहला कथन दिया है कि रुपये 250 प्रति पैकेट वाले 200 पैकेट, तो 250 का एक पैकेट है तो 200 पैकेट कितने के हो गए। तो हम यहाँ पर इसी का गुणा इसके सामने कर देते हैं, तो 250 गुणे 200, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 25 गुणे 50,000। तो ये बन गई इसकी कीमत 50,000। चलिए ये ज़ीरो में इधर लगा देता हूँ, 50,000 ये बन गया। 250 गुणे 200 ये। चलिए अब देखते हैं 250 प्रत्येक वस्तु, फिर वही है 250 की प्रत्येक वस्तु है, परंतु अब वो 20 दर्जन दे दिए हैं। वो 200 पैकेट थे, अब यहाँ पर पैकेट कितने हो गए, 200 दर्जन, सॉरी 20 दर्जन। तो 20 दर्जन हुए तो 20 दर्जन में कितने पैकेट होंगे, तो उसमें होंगे 240। तो यहाँ पर हमने देखे 250 का था और 200 पैकेट थे, परंतु अब उसी 250 को हमें 240, क्योंकि एक दर्जन में 12 होंगे तो 20 दर्जन में 240 हो जाएंगे। तो अब इनका हम उसमें इंटू करेंगे तो इनकी कीमत हो जाएगी 60,000। तो ये बन गए 60,000। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि दोनों के एक ही कीमत जो है वो 50,000 है और दूसरे की कीमत यहाँ पर 60,000 है। तो अब यहाँ पर कुछ कथन विकल्प के रूप में दिए हैं, गणना नहीं की जा सकती है केवल 2। अब यहाँ पर पूछा प्रश्न में क्या है, लागत किसकी अधिक है। तो किसकी लागत अधिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो थर्ड रहेगा, केवल 2 की लागत यहाँ पर अधिक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। चलिए अगला है, 1 और -1, फिर प्लस है 1 -1, फिर प्लस है 1 -1 का सम संख्यक पदों तक योग है। देखिए सम संख्यक पदों तक योग हमें कैसे निकालना है, तो इन सब को हम ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं और इनका योग कितना हुआ, इनका कितना हुआ, इनका कितना हुआ, और उनके योग को भी हमें करना है। तो इसका आंसर हुआ 0, इसका हुआ 0, इसका हुआ 0। तो कुल मिला करके 0 + 0 + 0 मतलब कि 0 हुआ। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पर 0। तो ऑप्शन सेकंड के अंदर दिया है 0। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं और इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चे क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो बात यहाँ पर प्राथमिक कक्षा की हो रही है, तो यहाँ पर इसके आकलन का ध्यान बच्चों के तर्क कौशल के विकास पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सॉरी ये सेकंड पे लग गया, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये यहाँ पर हमारा उत्तर रहेगा, इस पर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित में से निर्देशों के का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो देखिए प्रारंभिक कक्षा है और उसमें हमें गणितीय अवधारणा का विकास करना है बच्चों के अंदर, तो हमें किस प्रकार के अनुक्रम का पालन उसमें करना चाहिए। तो यहाँ पर हम अनुक्रम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर को टिक कर देते हैं
फोर्थ वाला। अब देखिए यहाँ पर अनुक्रम को देखते हैं तो सबसे पहले हमें फोर्थ वाला काम करना है, मतलब कि भाषा के माध्यम से समझाना। तो ये हमारा पहला काम होगा। इसी के साथ साथ थर्ड जो है उस सेकंड पे फिर अनुभव प्रदान करना, और सेकंड है वो है फिर थर्ड नंबर पर हमें तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना और चित्र बनाना। तो इस प्रकार से इस अनुक्रम का हमें इसमें पालन करना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई है। अब देखिए एक बच्चे ने जैसे यहाँ पर 83 से उसने 27 को माइनस किया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे ने इकाई वाले अंक पर 3 में से 7 को ना घटाते हुए 7 में से 3 को घटा दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं ये, तो यहाँ पर बच्चे ने जो घटाने की प्रक्रिया है उसको गलत किया है। तो अब यहाँ पर इस पे संबंधित विकल्पों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। अब बच्चे ने जो घटाव सीखने का बोध है वो कैसे हमें पता लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं। तो पहला दिया है कि यह गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। दूसरा है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। और थर्ड है बच्चा नहीं जानता कैसे घटाना है। और फोर्थ है बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन सेकेंड, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम और आकलन के चक्र में के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। फिर यहाँ पर हमें अनुक्रम बनाना है इनका। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। अब ऑप्शन सेकेंड को हम देखते हैं किस प्रकार से अनुक्रम का हम पालन करेंगे। तो ऑप्शन सेकेंड के अंदर पहले दिया सेकंड मतलब शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना। तो ये पहला होगा। फिर दूसरा काम होगा शिक्षण अधिगम के साथ में एकीकृत आकलन, और फिर यहाँ पर होगा बच्चों के अधिगम की प्रगति, प्रतिपुष्टि, रिपोर्टिंग और उसका संचार। और फिर यहाँ पर ये थर्ड नंबर पर कार्य होगा, और ये होगा फोर्थ नंबर पर बच्चे प्रगति रिपोर्ट का विकास। तो ये अनुक्रम हम इसमें लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी जो अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। तो यदि हम देखते हैं तो जो रोमन संख्याएं होती है उनमें अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। तो स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। तो यहाँ ऑप्शन सेकंड जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। अब जो अशिक्षित दुकानदार के द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित हैं, तो गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जाना चाहिए। सेकंड है गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। थर्ड है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। फोर्थ है में अस्पष्ट और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को या कैसे संभालना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा
अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूह में रख करके ताकि वे एक दूसरे के साथ में सीख सकें। तो अलग अलग योग्यता वाले बच्चों को एक समूह बना देना चाहिए ताकि वे सब एक दूसरे का लाभ वहाँ पर ले सकें और बच्चे एक दूसरे से बहुत जल्दी सीखते भी हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन 4 जो रहेगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन जो है ये एक गतिविधि है। अगला है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा जो ऑप्शन सेकेंड है, एक एक संगतता जो है ये आवश्यक नहीं है। चलिए आगे है, एक बच्चे से पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है तो उसने लंबाई गुणित चौड़ाई का उत्तर दिया। और क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, परंतु वो होता है सिर्फ आयत का। किसी भी हम एक आयत की सतह को देखते हैं तो उसमें ये चीज़ लागू होती है, परंतु हम जैसे किसी कमरे का क्षेत्रफल देखते हैं तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी उसके अंदर शामिल होती है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं मतलब कहने का ये है कि पूरी तरह से बच्चा क्षेत्रफल को समझ नहीं पाया है, तो उसने सिर्फ एक आयताकार सतह का ही क्षेत्रफल के बारे में बच्चे को समझ यहाँ पर है। तो ऑप्शन 3 को देखते हैं, तो बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो रहेगा ये उत्तर होगा। अगला है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन 4 जो रहेगा, हर कोई गणित सीख सकता है, ये कथन सत्य है। चलिए आगे देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने को कहा जाता है। तो उपरोक्त परिस्थिति में एक शिक्षक ने प्रयोग किए। तो यहाँ पर शिक्षक ने प्रयोग की है आगमन विधि, क्योंकि जब किसी दी गई जानकारी की तुलना करके परिणाम तक पहुँचते हैं तो उसे हम आगमन विधि कहते हैं। तो ऑप्शन 2 जो रहेगा ये इसका उत्तर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो ये देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 3 जो संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है हमें 2/3 और +4/5, तो इनको हमें हल करना है। तो देखिए इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15, और यहाँ 3 से हम 15 को भाग देंगे तो 5 और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, और इसी के साथ इधर 5 3 15 15 3 और 3 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 12। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारा जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा 22/15। अब 22/15 तो यहाँ पर कहीं पर दिया नहीं है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो ऑप्शन 4 को देखें आप जरा, 15 का 1 में गुणा करेंगे 15, और 15 में हम 7 जोड़ेंगे तो 22 और बटे 15। तो ऑप्शन 4 तो जो है उसको वो 22/15 ही है, और उसको यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ करके लिख दिया है। तो ऑप्शन 4 तो जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो कथन ठीक नहीं है उसे हमें देखना है। तो जो कथन ठीक नहीं है, कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो देखिए यहाँ इनमें से 2 आयत हैं, तो ये दिख रहे हैं हमें 2 आयत हैं। तो ये जो थोड़ी सी भुजा इसकी दिख रही है, ये बिल्कुल लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, और सभी समांतर चतुर्भुज हैं। और 3 है, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, और इनमें 2 समचतुर्भुज हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो ये रहेगा यहाँ पर
ऑप्शन थर्ड जो है इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि एक वर्ग और आयत जो होते हैं वो सदैव ही समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि उनकी आमने सामने की भुजाएं और कोण सदैव समान होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर 11,1100 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए संख्या डायरेक्टली यहाँ पर हमें दी नहीं गई है और कहा यह गया है कि कौन सी संख्या उसका प्रतिनिधित्व करती है। तो हमें देखना है 11,1100। तो देखिए इसको हम 11 का 1000 में गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 11,000। अब यहाँ पर 1100, तो 11 गुणित हम 100 कर लेते हैं तो ये बन गया 1100। अब इसी प्रकार से 11, तो ये 11। अब हम यहाँ पर देखें तो 11,000, 1100, 11, तो 1 1 1 2 1, 12,111। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमें हल करना है। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा ऑप्शन थर्ड जो है 12,111। ये 11,1100 का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यदि देखा जाए तो 11,1100 को हम शब्दों में तो ऐसे लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन अंकों में इस प्रकार से लिखना उसको थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है, अब ये हमें इसमें देखना है। तो देखिए उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, संख्या रेखा को यहाँ पर समझना है और उसमें हमें संकेत दिए हैं। अब हम कैसे इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 25,000 इस बिंदु पर, और यहाँ दिया है 39,000, यहाँ दिया है 47,000। तो हमें समझना ये है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में कितनी इकाई का अंतर है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको 25,000 से स्टार्ट करते हैं, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में 2,000 इकाइयाँ हैं। तो 25,000, और इस बिंदु पर आएंगे तो 27,000, इस बिंदु पर आएंगे तो 29,000, इस पर आएंगे तो 31, और यहाँ 33, और यहाँ 35, यहाँ 37, और यहाँ 39, यहाँ 41, यहाँ 43,000, और यहाँ 45,000, और यहाँ 47,000। ठीक है, तो हमें देखना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो यहाँ पर इकाइयाँ हैं वो 2,000 इकाइयाँ हैं। तो अब हमें बिंदु ए और बी के बीच की दूरी देखना है। तो बिंदु ए पर हमने देखा था कि यहाँ पर आ रहा है 29,000 इकाइयाँ। इसी के साथ बिंदु बी पर हमने देखा तो बिंदु बी पर आ रही थी 43,000 इकाइयाँ। तो 43,000 से हम यहाँ पर 29,000 को माइनस कर देते हैं, तो ये 14,000 इकाई इसमें निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ उत्तर जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा 14,000 इकाइयाँ। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर ही ये दिया है 14,000 इकाइयाँ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम सबसे पहले सही बटे से हटा करके इसे भिन्न में बदल देते हैं। तो यहाँ पर 3 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 × 12 और 13/4। तो देखिए 13/4 हमने इसको लिख दिया। और ये क्या है, ये वो चीनी है जिससे हमें पैकेट बनाना है, मतलब कुल चीनी। अब कुल चीनी जो है इससे हमें पैकेट कितने किलोग्राम की बनाना है, तो 1/16 के। तो पैकेटों की संख्या हमें याद करना है। तो पैकेट की संख्या के लिए हम यहाँ पर पैकेट की संख्या बराबर कुल चीनी, और एक पैकेट में कितनी चीनी आएगी वो हम रख देते हैं। तो यहाँ पर 1/16 को इसके बटे में रख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हो गया हमारा 13 × 16 और बटे 4 × 1। तो 4 × 16, 4 और 13 × 52। तो इस प्रकार से 52 पैकेट यहाँ पर बन जाएंगे। तो उत्तर रहेगा ऑप्शन सेकेंड 52। तो दोस्तों ये था हमारा सीटी 2018 मैथ्स का पार्ट, जिसमें हमने देखे किस प्रकार के प्रश्न जो हैं ये इसमें दिए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।